Hello, friends. Welcome back to Judiciary Legal Solutions. If you are new, please subscribe and share. Today, I have to discuss with you principles related to circumstantial evidences. ओके, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होते हैं? सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो है रेलेवेंट फैक्ट का ही दूसरा नाम है। जो अभी हमने पिछली वीडियो में रेलेवेंट फैक्ट पढ़े हैं उसी को हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। ओके, अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल होगा एनी लीगल इन्फ्रेंस। अगर कोई भी लीगल इन्फ्रेंस निकल रही है रेलेवेंट फैक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस से, तो वो लीगल इन्फ्रेंस जो है वो क्लियरली प्रूव्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, वो क्लियरली प्रूव्ड होनी चाहिए और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होनी चाहिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग दैट लीगल इन्फ्रेंस जो कि रेलेवेंट फैक्ट से निकल के आ रही है। जैसे रेलेवेंट फैक्ट तो सजेस्ट कर रहा है कि ए ने बी को किल किया, तो यहाँ पे ये क्लियरली प्रूव होना चाहिए रेलेवेंट फैक्ट की हेल्प से कि ए ने बी को किल किया है, और साथ में वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। डाउट नहीं होना चाहिए मन में कि हो सकता है ए ने ना किल किया हो, ऐसा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो होते हैं वो क्लियरली कनेक्टेड होने चाहिए। क्लियरली कनेक्टेड किससे होने चाहिए? फैक्ट इन इशू से। ये नहीं कि फैक्ट इन इशू कुछ है और आप कुछ और प्रूव कर रहे हैं। लाइक जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ए ने बी को किल किया है बाय नाइफ से ए ने बी को किल किया है, और आप वहाँ पे बैठ के क्या प्रूव कर रहे हैं कि एक्चुअली बी ने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट खाया था। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, उसका क्लियर कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि नाइफ इज रिकवर्ड फ्रॉम ए ओनली। तो ये जो होगा ये क्लियर कनेक्शन रखेगा फैक्ट इन इशू से। यहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो या डायरेक्ट एविडेंस हो, किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस होगा तो जो कि अगर कोर्ट को तुम कोई बिलीव दिलाना चाहते हो कि ऐसा हुआ था, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप प्रूव नहीं कर देते कि एक्चुअली ऐसा हुआ था, तब तक अपोजिट पार्टी को बिल्कुल भी ट्रबल नहीं किया जाएगा। जब आप प्रूव कर देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, तो तब अपोजिट पार्टी को बोला जाएगा उसको फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए। अगर अपोजिट पार्टी फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन वगैरह होगा, और अगर क्रॉस में अपोजिट पार्टी नहीं प्रूव कर पाती है कि ऐसा उसको डिस्प्रूव नहीं कर पाती है, तो उस केस में जो है आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जब मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट डील किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के वो क्या क्या है। मतलब जो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, जो बेस्ट एविडेंस है वो क्या है। मतलब जैसे कि ओरल एविडेंस पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रीफर किया जाएगा, और सेकेंडरी पे प्राइमरी एविडेंस प्रीफर किया जाएगा। उसी तरह से जो चाहे वो फैक्ट इन इशू वाले एविडेंसेस हो लाइक डायरेक्ट एविडेंसेस हो, या फिर रेलेवेंट फैक्ट वाले लाइक सर्कमस्टांशियल एविडेंस वाले जो फैक्ट्स हों, उन दोनों ही केसेस में जो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस है वो अप्लाई होगा। जब हम बात करें कि जो इन्फ्रेंस निकल के आती है रीजनेबल फैक्ट को प्रूव करने के बाद, तो हम अक्यूज्ड को ऐसे ही कन्विक्ट नहीं कर देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि जो इन्फ्रेंस निकल के आ रही है, तो जो इनकल्पेटरी पार्ट है वो इनकम्पेटिबल होना चाहिए विद द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ये बात पक्की होनी चाहिए, देख के सुन के ये पक्का लगना चाहिए कि एक्चुअली ए ने ही जो है बी का मर्डर किया है, किसी और ने नहीं किया है, या फिर ए जो है वो इनोसेंट नहीं है। ये चीज़ पक्का मतलब प्रूफ हो जानी चाहिए, तभी अक्यूज्ड को हम कन्विक्ट करेंगे। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, और कोई और हाइपोथेसिस, कोई और कंक्लूज़न जो है ड्रॉन नहीं होना चाहिए। ओनली एंड ओनली कंक्लूज़न जो है रीजनेबल फैक्ट और फैक्ट इन इशू को दोनों को प्रूव करने के लिए बाद में ओनली एंड ओनली कंक्लूज़न ये आना चाहिए कि जो एक्यूज्ड है उसी ने विक्टिम को मर्डर किया है, या फिर एक्यूज्ड ही एक्चुअली उस ऑफेंस को कमिट किया है जिस ऑफेंस की एक्विजिशन उस पर लगी है। तब भी हम उसको जो है कन्विक्ट करेंगे अगर जो गिल्ट है एक्यूज्ड का वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रूव हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये केस में भी डिस्कस किया गया था।
अगर कोई भी रीजनेबल डाउट होता है कोर्ट के माइंड में या फिर एक ले मैन के माइंड में, जो कॉमन मैन होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर हम करेंगे तो अगर ये रीजनेबल डाउट होता है माइंड में किसी के भी कि एक्चुअली अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, अक्यूज्ड के गिल्ट के रिगार्डिंग कोई, तो उस वक्त क्या होगा, अक्यूज्ड को राइट टू अक्विटल मिल जाएगा, उसको अक्विट कर दिया जाएगा, कन्विक्ट मिल दिया जाएगा। पे बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, प्लीज़ नोट डाउन द केस नेम। शरद बेबी चंद सागा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट हेल्प किए थे, तो अब पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या हेल्प किए थे। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट था जो इस केस में हेल्प हुआ था वो ये हुआ था कि जो सरकमस्टांसेस हैं वो एक ही कंक्लूज़न ड्रॉन करनी चाहिए कि एक्यूज्ड जो है वो गिल्टी है। ये जो है ये कंक्लूज़न शुड बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब ज़रूरी एस्टेब्लिश होनी चाहिए। मे नोट भी एस्टेब्लिश नहीं कि मे भी उसने कमिट किया है, मे नोट भी उसने कमिट नहीं किया, इस तरह से कोई भी नहीं इन्फ्रेंस होनी चाहिए। इन्फ्रेंस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए शुड, मतलब उसने ऐसा कमिट किया है। और जो दूसरा पॉइंट इस केस में हेल्प हुआ था वो ये हुआ था कि जो फैक्ट एस्टेब्लिश किया गया है वो फैक्ट जो है अक्यूज्ड के गिल्ट के बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। दोनों चीज़ें एक ही इन्फ्रेंस निकालती हो, अक्यूज्ड का गिल्ट भी और जो रेलेवेंट फैक्ट और फैक्टिंग इशू जो मिला के जो कंक्लूज़न निकालें वो भी यही कंक्लूज़न निकालते हो जो कंक्लूज़न अक्यूज्ड के गिल्ट का निकल रहा है, और कोई हाइपोथेसिस नहीं निकलनी चाहिए। जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए, कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी की होनी चाहिए, और जो चैन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो इस तरह से कंप्लीट होनी चाहिए कि एक ही कंक्लूज़न, एक ही रीजनेबल इन्फ्रेंस निकले कि अक्यूज्ड जो है वो इनोसेंट नहीं है, और उसी ने ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी में उसी ने जो एक्ट है ऑफेंस का, गिल्ट का, वो उसी ने किया है। जो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, वो वर्क करते हैं चैन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कंप्लीट करने का, ओके। और वो जो है खुला हुआ नहीं रहना चाहिए लाइक दिस, ये कुछ फैक्टिंग इशू हमें मिल गए और ये कुछ फैक्टिंग इशू हमें मिल गए हैं, और एक जो है हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो यहाँ पर हम हेल्प लेंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंस की। वो जो है इससे इस तरह से कनेक्टेड होनी चाहिए कि एक ही इन्फ्रेंस निकलनी चाहिए इनको मिला के कि अक्यूज्ड के ही द्वारा ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी में अक्यूज्ड ने ही ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ पर हम इन फैक्ट्स को समझने के लिए एक और केस को डील कर सकते हैं, जो कि केस का नाम है संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू CBI 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है। दो जजेस बेंच का था और ऑनरेबल HS अबेदी जस्टिस ने जो था जजमेंट डिलीवर्ड किया था। उसमें क्या था कि एक अक्यूज्ड था, वो विक्टिम को जो विक्टिम और अक्यूज एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दिल्ली लॉ कॉलेज में, DU में लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे। फिर अक्यूज जो है उसको ना उस टाइम पे फॉलो करता था और उसको प्रेसाइज करता था कि वो उससे लव करे विक्टिम को, बट विक्टिम इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें। फिर उसके बाद जो विक्टिम थी फाइनल ईयर में जब थी तो वो पास आउट हो गया था, बिकॉज अक्यूज्ड वाज सीनियर ऑफ दैट गर्ल। तो वो ILI में स्टडी कर रहा था, लेकिन पता है वो बार बार ना DU में आके चक्कर लगाता रहता था उस लड़की के चक्कर में, और उसके अगेंस्ट फॉल्स FIR भी रजिस्टर कराए थे अक्यूज ने कि जो विक्टिम है वो MCOM कर रही है प्लस LLB दोनों एक साथ कर रही है, जबकि उसको ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रही थी। फिर एक दिन की बात है कि जो अक्यूज था वो लो कैंपस में ही पाया गया, मतलब DU में ही पाया गया, और उसके बाद जो पेरेंट्स विक्टिम को पेरेंट्स छोड़ने के लिए आए थे और वो क्लास अटेंड करने के लिए चली गई। 50 के बाद वो 30,000 कोर्ट गई।
फिर उसको एक पर्सनल गार्ड था, उसने पिकअप किया। पर्सनल गार्ड ने देखा कि जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम को फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद जो गार्ड है उसने उसको विक्टिम को फॉलो करते हुए भी देखा था और फिर चला गया। फिर वहाँ पर एक सर्वेंट भी था विक्टिम का जो और हाउस होल्ड ने जाने से पहले, काम छोड़ के जाने से पहले ही देखा कि जब काम कंप्लीट कर लिया था तो उसने देखा कि जो अक्यूज्ड है वो रोमिंग कर रहा है, वो घूम रहा है घर के आसपास। फिर उसके बाद हाउस होल्ड जो है घर का काम कंप्लीट करके अपने घर चला गया। फिर वो बाद में जब आया अपने डॉग को घुमाने के लिए तो उसने देखा कि घर का गेट खुला हुआ है, पहले बंद था अब गेट जो खुला हुआ है। और उस हाउस होल्ड के अलावा एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने और एक एडवोकेट ने भी जो है उसको अक्यूज को लोकेट किया था, उसी घर के आसपास घूमता हुआ देखा था उन लोगों ने भी। फिर अचानक जो है विक्टिम की डेड बॉडी पाई जाती है घर में। फिर उसका जो वेजाइनल सोल कलेक्ट किया गया विक्टिम का, और जो फिर अंडरगारमेंट सैंपल लिए गए अक्यूज्ड के वो सेम थे। उसके बाद जो है अक्यूज्ड का जो हेलमेट का वाइज़र था वो मिसिंग था और हेलमेट पे जो स्क्रैच आई हुई थी जब अक्यूज्ड को देखा गया तो अक्यूज्ड ने बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था 20 डेज़ पहले। लेकिन जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि कल इसका वाइज़र ठीक था। तो कल वाइज़र ठीक था, मतलब 20 डेज़ पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो कल वाइज़र कैसे ठीक था और आज कैसे ख़राब हो गया, ये एक तरह से डाउट हो गया था मन में क्रिएट। और प्लस जो अक्यूज है ना वो फोर्स कर रहा था गार्ड को कि जो उसके ILI कैंपस का जो गार्ड था उसको फोर्स कर रहा था कि उसका एंट्री टाइम जो है वो ना लिखे, पहले का एंट्री टाइम लिखे, जिससे कि वो प्ली ऑफ एलिवाई क्रिएट करना चाहता था। लेकिन उसने गार्ड ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद जो डिस्टेंस है जो सपोज 30 मिनट मान लो ILI और DU के बीच में जो 30 मिनट का डिस्टेंस है तो वो एक्चुअली 30 मिनट बाद ही वहाँ पे क्लासरूम में पहुँचा। तो उसने कहा कि मैं कैसे इतनी जल्दी पहुँच सकता हूँ। तो वहाँ पर जो है पुलिस इंस्पेक्टर को डायरेक्शन दी गई थी कि वो 30 मिनट में बाइक से पहुँचने की कोशिश करें। तो एक्चुअली 30 मिनट में जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो पहुँच गया था वहाँ पे। इससे ये इन्फ्लुएंस निकलती है कि हाँ अक्यूज्ड भी पहुँच गया होगा 30 मिनट में। और प्लस जो अक्यूज्ड है ना उसका हाथ की जो एक बोन थी वो फ्रैक्चर थी। तो उससे पूछा कि ये कैसे फ्रैक्चर हुई, तो उसने बोला कि 20 डेज़ बिफोर मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी में फ्रैक्चर हुई। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट देखी गई तो मेडिकल रिपोर्ट में ये था कि इंजरी जो है फ्रेश इंजरी है, मतलब 1-2 दिन की ही है, एक दिन की ही, मतलब 24 to 48 आवर्स की मान लो। तो वहाँ पर फिर ये भी हुआ डाउट मन में क्रिएट किया, उसने झूठ क्यों बोला, 20 डेज़ क्यों बोला जबकि उसकी इंजरी तो इतनी न्यू है। उससे भी पता चला जब विक्टिम को देखा तो विक्टिम के पास जो है जहाँ पर एक्चुअली स्पॉट था जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ था विक्टिम का घर, वहाँ पर वाइज़र के जो टूटे हुए पीसेस थे, आधे पीसेस तो अक्यूज्ड के उसमें हेलमेट में लगे हुए थे, आधे हेलमेट के वाइज़र के पीसेस जो थे वो विक्टिम के घर पे मिले इससे। और फिर प्लस जो हेलमेट था उसमें गड्ढे पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि किसी का बहुत मेहनत से बहुत बुरी तरह से किसी को मारा गया है इससे हेलमेट से। लेकिन वो कह रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ तो किसी को मारने की जगह जगह गड्ढे नहीं पड़ते, ऑब्वियसली स्क्रैच आती। तो इससे भी पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और उसी ने ऑफेंस कमिट किया है। प्लस फिर ये देखा गया था कि उन लोग ने स्पोर्ट भी किया था तो वहाँ वो करने के लिए क्या गया था। और प्लस उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स उन दोनों के बीच में हुआ है वो भी प्रूव हो गया था। और प्लस जो ऐसा लग रहा था विक्टिम को जैसे मरने से पहले उसने बहुत ट्राई किया है खुद को बचाने का। तो ऐसा हुआ था एक्चुअली कि जो हाथ का फ्रैक्चर था वो विक्टिम के ही जब अपने आप के सेल्फ डिफेंस में जब विक्टिम ने अक्यूज्ड को मारने की कोशिश की तो अक्यूज्ड का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। ओके।
तो यहाँ पर हमें जो है एक ही इन्फ्रेंस मिल रही है कि अक्यूज्ड ही है जिसने जो वो ऑफेंस कमिट किया है, और कोई अक्यूज्ड के अलावा ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता। और दूसरा एक और केस था बहुत इंटरेस्टिंग, अग्नू नगेशिया। उस केस में क्या हुआ था कि ए ने अपनी आंटी, अपने कज़न और उसकी हस्बैंड, उसके बच्चे, सबको मर्डर कर दिया था, और पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस भी कर लिया था कि मैंने ये सब कुछ कर लिया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर के सामने आप कुछ भी कन्फेस करो वो रेलेवेंट नहीं होता है। सेक्शन 25, 26, 24 में एक्सक्लूड कर दिया जाता है, सिर्फ डिस्कवरी पार्ट जो है वो रेलेवेंट होता है। तो यहाँ पर एक एविडेंस था अक्यूज्ड के खिलाफ कि उसने पुलिस ऑफिसर के सामने जो है कन्फेस किया है कि मैंने सबको मारा। उसके अलावा और कोई एविडेंस अक्यूज्ड के खिलाफ नहीं था। तो यहाँ पर अक्यूज्ड को जो है कन्विक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है अक्यूज्ड ने इन सबको मारा हो, कन्फेस किया हो, लेकिन एक डाउट भी क्रिएट हो गया था कि हो सकता है अक्यूज्ड ने ना मारा हो, क्योंकि पुलिस की जो एक शेडो है वो ये है कि पुलिस ऑफिसर टॉर्चर करके कन्फेशन लेते हैं पीपल्स से। तो इस वजह से उस कन्फेशन को रेलेवेंट नहीं माना था और अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा आप उसको प्रेस करें। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। आप लोगों का शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है फर्दर ऑन अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, और उसका फ्रूट होता है आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।